हम लोग लाइव हैं सर। रेडी है हम लोग। आदरणीय हमारे आज के अतिथिगण श्री आद्या जी, हमारे वर्मा जी, हमारे डॉक्टर विनोद मल जी, राजेश रंजन वर्मा जी, रविभूषण जी और आज की संचालिका आद्या जी। आज एक बहुत ही विषय थोड़ा सा हम लोग के लिए भी है। आज तो एक तो महात्मा गांधी जी के ऊपर हम लोग निश्चित रूप से चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व हम आप लोगों से एक चीज साझा करना चाहेंगे कि हमारे बिहार ही नहीं पूरे देश भर में अपने साहित्यिक गतिविधियों से अलग जगाने वाले हमारे बिहार के बहुत ही युवा साहित्यकार, जिन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में एक नए मानदंड स्थापित किए हैं, बिहार सरकार से लेकर के देश के विभिन्न बड़ी संस्थाओं से जिन्हें सम्मानित किया गया और जिनकी भाषा में कहिए कि एक महावाणी बोलती है। और ऐसे आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के जो उत्तरदायित्व को संभालने वाले हैं डॉक्टर संजय पंकज। आज डॉक्टर संजय पंकज जी के पिता 90 वर्षीय आदरणीय जयकिशोर प्रसाद सिंह जी का निधन कल हो गया और वो हमारे इस पटल के बहुत ही सम्मानित संचालक भी रहे हैं और हमारी प्रेरणा के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन ऐसे हमारे प्रेरणा दायक व्यक्ति डॉक्टर संजय पंकज जी के पिता के निधन के कारण आज वो इस पटल में नहीं है और ये हम सभी के लिए थोड़ा सा शोक की बात है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आदरणीय जयकिशोर प्रसाद सिंह जी 90 वर्ष में उन्होंने इस दुनिया को त्यागा। वो वर्तमान आमगोला मुजफ्फरपुर में उनका निधन हुआ। मूलतः मुजफ्फरपुर के ही बेरई नामक गांव के हथौड़ी जिले में, हथौड़ी प्रखंड में पड़ता है, वहाँ के वो थे और डॉक्टर संजय पंकज जी के पिताजी थे। पिता की छाया का उठ जाना बहुत बड़ा घाटा होता है। तो मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए चाहूँगा कि हम सभी इस पटल पे जयकिशोर प्रसाद सिंह जी के दिवंगत होने पर 1 मिनट का मौन रख लें और उन्हें जहाँ हैं हम सभी और जो श्रोता हैं उनसे भी एक ऐसे व्यक्ति का निधन, जिसने एक अच्छा लाल हम लोगों को दिया, जो स्वयं भी बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता रहे अपने समय के, उनके निधन पर 1 मिनट का शोक। ओम शांति शांति शांति। आज का ये कार्यक्रम अब शुभारंभ होगा और हमारे बीच बहुत ही युवा खत्री कहिए और युवा संचालिका के रूप में बड़ी तेजी से अपनी बहुत सारे मंजिलों को पार करती हुई हमारे बीच आद्या जी हैं। आद्या जी इसका संचालन करेंगी और उसी मुजफ्फरपुर से, जिस मुजफ्फरपुर के रहने वाले डॉक्टर संजय पंकज है, उसी मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी भी 5 दिनों तक ठहरे। मुजफ्फरपुर के आज भी वो स्थल सभी को ज्ञात होगा जब महात्मा गांधी जी वहाँ पधारे थे और आचार्य कृपलानी जो उस समय एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे और जिन्होंने ड्यूक कॉलेज के ड्यूक हॉस्टल के बहुत सारे छात्रों को लेकर के उनका सादर स्वागत किया था और बाद में आचार्य कृपलानी और महात्मा गांधी की बहुत अच्छी जोड़ी बनी। तो उस ऐसे स्थल मुजफ्फरपुर से शुरू हुई है और आज हम उस बिहार को ही केंद्र में लेके चल रहे हैं कि महात्मा गांधी की यश प्रतिष्ठा जो पूरे देश और विश्व में फैली, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं बिहार की बहुत बड़ी उसमें भूमिका रही है और आज हम लोगों का विषय यही है। आदरणीय आद्या जी, आद्या सिन्हा जी, आप इसको आगे करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक पंक्ति से शुरुआत करना चाहती हूँ। मरने के लिए मेरे पास बहुत से कारण हैं, किंतु मेरे पास किसी को मारने का कोई भी कारण नहीं। यह पंक्ति अपना जीवन सत्य की व्यापक खोज में समर्पित कर देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही थी
और आज 30 जनवरी को उनके पुण्यतिथि की इस संध्या पर हम सभी उन्हें याद करेंगे और बिहार स्वाभिमान आंदोलन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे सभी वक्ता इस विषय पे चर्चा करेंगे। मैं अपने दर्शकों से यह चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने वक्ताओं का परिचय करवा दूं और परिचय में मैं सबसे पहले नाम लूंगी अहमदाबाद गुजरात से पूर्व पुलिस महानिदेशक आईपीएस डॉक्टर विनोद मल सर का, जो वर्तमान में अपना योगदान स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बतौर प्रोफेसर दे रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस पटल पे। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आद्या जी। नमस्ते सर। मोतिहारी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंशी सिंह महाविद्यालय के इतिहास विभाग से सह प्राध्यापक प्रोफेसर राजेश रंजन वर्मा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस पटल पे। आप सबों को मेरा हार्दिक नमस्कार। जी। चेन्नई से सुप्रसिद्ध गीतकार लेखक श्री ईश्वर करुण सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस पटल पे। और मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज के अंग्रेजी विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रवि भूषण सर, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पटल पे। आप सब तमाम वक्ताओं का मैं अपने इस पटल बिहार स्वाभिमान आंदोलन के द्वारा रचित इस कार्यक्रम को मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। मैं आद्या सिन्हा इस कार्यक्रम को संचालित करूंगी। और सर मैं आप सभी वक्ताओं से यह चाहती हूँ कि आज का जो विषय है महात्मा गांधी का यश और बिहार, इस पे चर्चा की जाए। तो चर्चा के लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर विनोद मल सर को आमंत्रित करती हूँ मंच पे। सर आप अपने मूल्यवान वाणी से शुरुआत करें सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आद्या जी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज शहीद दिवस के दिन पे गांधी से कुछ जुड़ने का मौका मिला। हालांकि गांधी से तो मैं लगातार जुड़ा ही रहता हूं, क्योंकि उनकी सोच, उनके विचार, उनका दर्शन, उनकी जिंदगी हमको इतना, पूरे देश को और व्यक्तिगत रूप से मुझे इतना प्रभावित किए हुए है कि वो जिंदगी में साथ हमेशा चलता रहता है। आज का विषय है जो कि गांधी का यश और बिहार, गांधी और बिहार को जोड़ के देखा जा रहा है। तो इस विषय पे मैंने पहले कभी सोचा नहीं, लेकिन आज जब अमित जी ने मुझे दोपहर में बात की कि गांधी का यश और बिहार विषय है, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही स्वाभाविक चीज है, क्योंकि गांधी की जो सबसे बड़ी खास बात थी कि उनका हिंदुस्तान से बहुत जुड़ाव था, हिंदुस्तान के लोगों से बहुत जुड़ाव था। और जब मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं तो सिर्फ उस समय सामाजिक स्थिति या सामयिक लोगों से ही जुड़ाव नहीं था, उनका जुड़ाव पूरे हिंदुस्तान की एक, जो कहते हैं कि इतिहास और संस्कृति है, उससे बहुत गहरा जुड़ाव था। और संयोग की बात है कि मोटा मोटी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद में गांधी की जो कहते हैं कि पहली राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई वो बिहार से हुई। हालांकि 1916 में वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो उद्घाटन कार्यक्रम था उसमें गए थे, और उनका वो पहला पब्लिक कार्यक्रम था। और हालांकि गांधी के बारे में उसमें लोग जानने लगे थे, काफी लोग जानने लगे थे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, अफ्रीका में तो रहे ही थे, लेकिन हिंदुस्तान में भी जानने लगे थे। लेकिन जो बनारस में उस समय हुआ एक बहुत बड़ी घटना थी, और आने वाले भविष्य के लिए एक संकेत था कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। जिस तरीके से उस उद्घाटन कार्यक्रम में, जिस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को, ब्रिटिश जो उस समय जो यहाँ पे रूलर थे वहां पे आए थे, वायसराय, जो शब्द इस्तेमाल किए, बंगाल में जो क्रांतिकारी मूवमेंट हो रहा था उसके बारे में उन्होंने बात की उस मीटिंग में। बनारस के मंदिर में जो गंदगी उन्होंने देखी थी, उसके बाद कुछ चीजें जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। खैर उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा, खाली मैं बता रहा हूँ कि वो शुरुआत थी। और पहली दफा धरती पे गांधी की शुरुआत वो चंपारण से हुई, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मुजफ्फरपुर से उसका जिक्र हुआ। और फिलहाल मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि
बिहार से किस तरह से उनका जुड़ाव था पूरे, शायद उसको इस तरीके से हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैंने कहा कि हिंदुस्तान की संस्कृति और इतिहास से उनका जुड़ाव था, तो उसको मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। आप सब लोग जानते हैं, आप लोग सब इतिहास के लोग हैं और समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप जानते हैं कि किस तरीके से जब गांधी मुजफ्फरपुर पहुंचे, उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात की और बाद में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको, जब जो इंडिगो प्लांटेशन के उसके बारे में गए थे, वो जो वहाँ पे किसान लोग थे उनकी जो स्थिति थी, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको नोटिस दिया कि पहली जो उपलब्ध ट्रेन है आप यहाँ से रवाना हो जाइए। और गांधी ने कहा था कि ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, मैं यहाँ पे लोगों के स्थिति के बारे में जानने के लिए आया हूँ और मुझसे कोई यहाँ के कानून व्यवस्था खतरा नहीं है, और ये जाना मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। किसी भी स्वाभिमानी आदमी के लिए यहाँ से चले जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और आपको जो करना है कर लीजिए। अब यहाँ से बात आती है जब वो जवाब देते हैं, और यहीं से शुरुआत हो जाती है गांधी के व्यक्तित्व की। ये घटना ने दिखाया कि गांधी क्या है। गांधी में आत्मविश्वास था। जवाब जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नोटिस को दिया, वो दिखाता है कि गांधी में कितना आत्मविश्वास था और कितने निर्भय थे और कितने स्पष्ट थे अपने सोच में। कई बार आज की तारीख में लोग कहते हैं कि कहीं क्या गांधी के चरखा से और अहिंसा से आजादी मिली। वो तो संकेत थे। गांधी के शब्दों को देखिए कि उन्होंने बहुत साफ कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, और ये चीज तभी नहीं आती है, ये चीज बार बार उनके जिंदगी में आती है। 1922 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद में जब उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था, तभी भी जज ने पूछा था कि आप ये कर क्या रहे हैं। और लेकिन गांधी ने बिल्कुल हर समय, जितने बार भी उनको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर केस चलाया गया, वो हमेशा ये कहते रहे कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और मुझे कभी भी इसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा, या कोई भी बॉन्ड, जो कहते हैं ना उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह में जो बॉन्ड होता है, उस तरह से हम बॉन्ड कभी नहीं देंगे। तो गांधी का आत्मविश्वास जो था वो बिहार की धरती पे पहली बार दिखा था, और भारत को वहां से एक बड़े नेता के उदय के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है जो मैं बात करूंगा, और वो बिहार से जुड़ी हुई है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का इलाका है, मैं कल्चरली और हिस्टोरिकली उस इलाके को एक तरीके से देखता हूँ। गांधी, जैसा मैंने कहा, कि हिंदुस्तान की संस्कृति, धर्म और दर्शन के बहुत ही मजबूत प्रतिनिधि थे। जब हम देखते हैं कि गांधी पूरे हिंदुस्तान में इतने पॉपुलर क्यों थे, उनकी लीडरशिप गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर भारत और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आके क्यों थी, बहुत सारे कारण हैं। उनके कम्युनिकेशन स्किल है, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उनका जो अनुभव था वो है, वो बहुत पढ़े लिखे थे वो है। लेकिन जो एक इसका आध्यात्मिक पहलू है वो भी गौर करने की बात है। 1890 के दशक में गांधी ने थोड़े समय के लिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्रीमद राजचंद्र, वो जैन साधु थे, और उन्होंने गांधी जी ने उनको अपना गुरु माना था, और काफी उनसे बातचीत उनकी होती रहती थी। और गांधी जी ने उनके 27 सवाल गांधी जी ने उनको लिखे थे, वो बड़े प्रचलित हैं, और वो काफी दर्शन के गूढ़ प्रश्नों को गांधी ने लिखा था और श्रीमद राजचंद्र ने जवाब भी दिया था, और गांधी जी उनको अपना एक तरीके से गुरु मानते थे। तो जैन परंपरा का, जैन दर्शन का बहुत गहरा असर रहा, और इसीलिए गांधी जी के ऊपर कई चीजों के प्रभाव रहे। तो शांति, अहिंसा, ये सब जो चीजें आई हैं, वो उनमें भी एक जैन परंपरा का प्रभाव रहा। दूसरी जो चीज रही, और जैन दर्शन की कहते हैं कि जैन दर्शन की उत्पत्ति और उनका जो एक प्रभाव था वो बिहार में बहुत गहरा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में आप अगर वहां पे वैशाली में जाएं, कुंडग्राम वहां पे है, फिर पावापुरी में जाओ, सब जगह हैं जो जैन धर्म और जैन परंपरा से प्रभावित रही हैं। झारखंड में भी कुछ इलाके हैं जो बहुत ही गहरा प्रभाव रहा है। दूसरा रहा कि बुद्ध धर्म और बुद्ध दर्शन का गांधी पे भी प्रभाव रहा। अगर आज भी आप साबरमती आश्रम में जाएं, मैं घर के बिल्कुल जहाँ रहता हूँ, मैं अहमदाबाद में, मेरे घर के पास में साबरमती आश्रम है, और मैं अक्सर वहां पे जाता रहता हूँ। तो जहाँ पे हृदय कुंज करके जगह है, वहां पे एक पत्थर लगा हुआ है, आप गौर से कभी फोटोग्राफ वगैरह में देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि जो 1930 में दांडी यात्रा उन्होंने की थी, और जो इस दांडी यात्रा की तुलना जो है उस पत्थर पे
बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण से की गई है कि जब बुद्ध जो है सब कुछ घर बार छोड़ करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकले, उससे तुलना की जाती है। और ये जो दांडी यात्रा है जो गांधी के लिए एक बहुत बड़ा प्रयोग था और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश थी। अगर आप देखें उस समय का 1930 का मार्च की बात है, उस समय कांग्रेस में सिविल डिसोबीडियंस के बाद में एक तरीके से थोड़ी निराशा थी कि चौरी चौरा के बाद कहते हैं कई लोग मानते थे कि उनका जो प्रयोग सत्य अहिंसा वाला है, अहिंसा का प्रयोग है, वो असफल रहा है। और जो दांडी मार्च निकालने जाने वाले थे, किसी को यकीन नहीं होता था कि वो सफल होने वाला था। कहते हैं कि वो यात्रा शुरू होने वाली थी, सरोजिनी नायडू यहाँ पे आई हुई थी और सरोजिनी नायडू भी उस पूरे विचार से, पूरी आइडिया से वो बहुत प्रभावित नहीं थी। लेकिन गांधी एक ऐसे थे जिनको वो चीज करनी थी। इनफैक्ट वास्तव कहें तो जो उस समय ब्रिटिश शासक थे वो उसको भी वो लोग बहुत ही कहते हैं बहुत ही लाइटली, अंग्रेजी में बहुत ही लाइटली ले रहे थे, गंभीरता से नहीं ले रहे थे दांडी मार्च को। ये मेरे ख्याल से अगर मुझे याद है तो 12 मार्च से शुरुआत हुई थी। 11 मार्च की रात में 12 बजे तक गांधी को लगा कि शायद रात में आके वो लोग अरेस्ट कर लें, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको अरेस्ट नहीं किया। और जब यात्रा निकली और 389 किलोमीटर जो भी दूरी है करके वहां पे जब दांडी पहुंचती है और वो जो कुछ दिन रहे हैं, वो दिन पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को बदल देते हैं और ब्रिटिश एम्पायर को, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हिला करके रख देते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं कि पूरी जो ताकत गांधी को मिली थी वो हिंदुस्तान की परंपरा से मिली थी। और वहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से बिहार की संस्कृति, इतिहास, धर्म और दर्शन का प्रभाव और जुड़ाव गांधी से दिखता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ बिहार से रहा है, क्योंकि ये चीजें बुद्ध भी ऐसा नहीं था कि बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश से सीमित थे, वो पूरी दुनिया में फैले, पूरे हिंदुस्तान में उनका प्रभाव था। ये लोग एक ऐसे आइकॉन्स थे, ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि पूरी दुनिया में और आज भी पूरी दुनिया में इनको जाना जाता है। लेकिन वो धरती एक ऐसी थी जो कि एक तरीके से आइडियल थी, एक आदर्श थी जहां से शुरुआत किया जाए, और गांधी ने शुरुआत की थी। गांधी में दो चीजें थी। एक तो जो लीडरशिप, मैं चूंकि पुलिस में रहा हूं और बहुत सारी सिचुएशंस देखी हैं, तो मैं एक प्रशासक के रूप में, एक पुलिस ऑफिसर के रूप में, और जो समाज में मैं कुछ काम करता रहा उसके रूप में देखूं तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण, या तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होकर आती हैं जिनका उदाहरण दे। एक तो कि गांधी बहुत ही बहादुर और निर्भीक थे, जो कि एक आम धारणा कई लोगों में बनती है, वो उसके बिल्कुल विपरीत जाता है। दूसरा कि उनकी जो नेतृत्व क्षमता थी, लीडरशिप क्वालिटीज, और मैं लीडरशिप क्वालिटीज की बात कर रहा हूं तो मैं दोनों तरीके से बात कर रहा हूँ। एक सामाजिक नेता की बात कर रहा हूँ और दूसरा जो मैनेजमेंट स्कूल्स में जो लीडरशिप क्वालिटीज बताई जाती है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर कन्विक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एम्पैथी फॉर द पीपल। जो सिद्धांत लीडरशिप के होते हैं वो सारे के सारे गांधी में बहुत ही प्रचुरता से व्याप्त थे। और जो इसके अलावा मैं बात करूंगा वो है उनका जो कम्युनिकेशन स्किल था। उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, फोन की कमी थी, लेकिन गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश के साथ कम्युनिकेट करते थे, और कम्युनिकेट करना इतना आसान नहीं था, उनकी कई सारी वेवलेंथ थी। जैसे कम्युनिकेशन में बहुत सारा हम मॉड्यूलेशन करते हैं और मॉड्यूलेशन करके तरंगों पे अपना सिग्नल भेजते हैं, उनके पास भी कई सारे कैरियर फ्रीक्वेंसीज थी। उनके पास हिंदुस्तान के इतिहास का जानकारी थी, उनके पास जानकारी तो क्या, अनुभव था। ही हैज रियलाइज्ड इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन फिलॉसफी इन हिज लाइफस्टाइल. He had a conviction in that whole entity of philosophy and history of India, and that is why he could communicate and connect with the masses even up to the remotest village. तो ये तीन बहुत बड़ी चीजें गांधी में थी। तो मैं फिलहाल इतनी बात करके, चूंकि और भी वक्ता है, मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे सीमित करूंगा कि आगे बात हो, फिर कुछ वक्त मिला तो बात की जाएगी। शुक्रिया याद जी। जी, डॉक्टर विनोद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं चाहूंगी राजेश सर। सच पूछिए आद्या जी, सच पूछिए तो ऐसे गांधी जैसे विराट पुरुष के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज उसी गुजरात भूमि में डीजीपी रह चुके हमारे आदरणीय डॉक्टर विनोद मल्ल जी ने इतने अच्छे ढंग से उनके लीडरशिप क्वालिटी की व्याख्या की, उनके लीडरशिप के विभिन्न मुद्दों को छुआ, और उन्होंने इस चीज को उनके विराट व्यक्तित्व को देखते हुए बिहार से लेकर के और गौतम बुद्ध से लेकर के इन सारे से जोड़ा, और एक जो महत्वपूर्ण जो यात्रा, दांडी यात्रा थी, तो एक पुलिस प्रशासक के नाते इन्होंने जो देखा वो उनकी वो दृष्टि के लिए निश्चित रूप से आप बहुत ही उसी गांधीवाद और गांधी के सोच के सर आज एक चिराग बन के हम सभी के लिए हैं, देश के लिए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई।
और मैं उम्मीद रखता हूं कि ऐसे ही चिरागों से हमारा देश गांधी के आदर्शों को आगे बढ़ाता चलेगा, विश्व स्तर पर वो ऐसे ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन शब्दों के लिए। मैं तो साबरमती आश्रम के पास रखता हूँ और जब मन करता है, मन कुछ अशांत होता है, तो वहाँ पे हम बस घूम के आ जाते हैं और वो देख के वो जगह जो है इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी वहाँ पे जाकर के मैं तो मोरलेस नास्तिक हूँ, लेकिन अगर कोई चीज स्पिरिचुअल होती है, आध्यात्मिक होती है, एक कहते हैं स्पिरिचुअल रिजोनेंस, उस आश्रम में जा करके साबरमती नदी के किनारे एक इतना विकसित और आधुनिक शहर है अहमदाबाद, लेकिन उस जगह पे जा करके आपको एक ऐसी तरंगों की अनुभूति होती है जो कि एक आपको अलग प्लेन पे ले जाते हैं, और जिस तरह से आप हिंदुस्तान की आत्मा के साथ वहां जाकर जुड़ जाते हैं वो अवर्णनीय है। जी सर, आप बहुत लकी है कि आप एकदम साबरमती आश्रम के पास रहते हैं और जब मन होता है तब आप वहां पे जा सकते हैं। ये बहुत ही भाग्य की बात है सर, और आपके वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगी राजेश रंजन सर, आप अपने व्याख्या की शुरुआत करें सर। धन्यवाद आध्या जी। डॉक्टर मल को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, और ईश्वर करुण जी को भी बहुत बहुत आभार के साथ प्रणाम कर रहा हूं। और रविभूषण जी तो छात्रवत भी हैं और सहकर्मी भी हैं, हालांकि अब मैं अवकाश प्राप्त कर चुका हूं। आज गांधी जी के चरित्र के उस भाग से परिचय कराया डॉक्टर विनोद मल जी ने, जो कि इतिहास के लिए तो बहुत ही अछूता है आज तक। मैं अपनी बात जो सच कहूं तो ऐसा है कि हम लोग जब बचपन में थे तो उन चरित्रों के बारे में सुन के बड़ा रोमांच सा होता था, जो थोड़ा बहुत अंग्रेजों के साथ लड़ने वाली प्रवृत्ति रखते थे। और फिर बाद में मतलब ऐसी लोगों ने धारणा बना दी थी, सही बता रहा हूं मैं, बचपन की बात यही है कि गांधी जी तो बड़े मतलब अहिंसक किस्म के व्यक्ति थे, उनके किए क्या होना था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, और खास करके जब मैं स्नातकोत्तर कक्षा में डॉक्टर सीताराम सिंह जी का विद्यार्थी हुआ और उन्होंने राज दर्शन पढ़ाना शुरू किया, पूरे 1 वर्ष उन्होंने गांधी जी का राज दर्शन पढ़ाया। गांधी जी ने स्वयं को कभी राज दार्शनिक नहीं माना था, लेकिन हम मानते हैं कि उनके जैसा व्यावहारिक और आदर्शवादी दोनों एक साथ राज दार्शनिक कोई नहीं हुआ। और बिहार, भारत, हमारा जो भी क्षेत्र है, विश्व, हर जगह गांधी की प्रासंगिकता वैसी ही आज भी है जैसी कभी पहले थी। और यह तो कहना ही बहुत, मतलब समझिए कि शब्द नहीं मिलेंगे। और जब हम सिर्फ गांधी की बात करें तो शब्दम ब्रह्मम, गांधी एक शब्द के रूप में, एक विचार के रूप में, एक दर्शन के रूप में सदैव नायक ही रहेंगे। लेकिन एक बात मेरे मस्तिष्क में आती है, भारत से अनेकों लोग लंदन गए बैरिस्ट्री पढ़ने, बहुत सारे लोग लौट के आए, राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित भी हुए, लेकिन कोई गांधी क्यों नहीं बन सका दूसरा? क्या वजह थी कि गांधी जी बन गए, राष्ट्रपिता बन गए, बापू बन गए, और उनके प्रखर विरोधियों ने भी, जिन्होंने उनके जीवन काल में भी कुछ लिखा, चौरी चौरा के बाद आंदोलन को वापस करने के बारे में भी लिखा, वैसे लोग भी भारत से बाहर जाने के बाद गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता ही कहते रहे। जब उन्होंने आरजी हुकूमत बनाई आजाद हिंद की, तब भी उन्होंने राष्ट्रपिता कह के ही सिंगापुर रेडियो से संबोधन किया। आखिर गांधी में ऐसी क्या विशेषता है? तो वह विशेषता यह है कि गांधी सिर्फ कहते नहीं थे, करते थे। गांधी अगर अफ्रीका गए तो वहां उन्होंने वह करके दिखाया जो उन्होंने दूसरों को करने के लिए कहा। सोशल रिफॉर्मेशन के लिए या फिर आपको पॉलिटिकल रिसर्जेंस के लिए गांधी आगे गए, उन्होंने उसको भोगा। और तब जब वो भारत आए तो उनके पहले उनकी सफलताओं के समाचार यहाँ आ चुके थे। गांधी जी ने
गोखले के परामर्श पर पहले भारत भ्रमण किया 1 वर्ष तक, और तब 1916 में जब वो लखनऊ कांग्रेस के मंच पर आए, उसके आसपास ही उन्होंने एक घटना देखी। बीएचयू में उनको उद्घाटन काल में बुलाया गया और उन्होंने वहां घुटनों तक की धोती में भारत की बड़ी जनसंख्या को देखा, जिसमें कुछ पढ़ने की ललक थी, अपने बच्चों को पढ़ाने की ललक थी। तो दिस इम्पैक्ट ही कैरीड। और उसके बाद जब उनके पास चंपारण के लोग गए, देखिए मैं यह खास इसलिए कह रहा हूं कि इसका उनके राज दर्शन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में स्पष्ट लिखा है कि उन पर चंपारण की छाप आजीवन रही। तो यह क्यों कहा है, इस बात को देखने के लिए यह देखना जरूरी है कि जब चंपारण के कुछ लोग उनके पास गए, बिहार कांग्रेस बन चुकी थी, बिहार कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल बिहार कांग्रेस का प्रस्ताव लेके 1916 में लखनऊ कांग्रेस में गया। यह वह कांग्रेस है जहां आपको उदार और अनुदार दोनों शिविर के लोगों का पुनर्मिलन हुआ है। श्रीमती यानी बेसेंट भी वहां है, जिन्ना भी हैं, तिलक भी हैं, ये सारे लोग हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय भी हैं। और जब यह बात आपको बिहार का प्रस्ताव रखा गया, वहां सिरे से लोगों ने खारिज कर दिया, कहा कि कांग्रेस का कार्य अभी भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है, ये नहीं करना है। वजह क्या थी? यह भी था, मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहूं कि कांग्रेस के साथ जमींदारों का एक बड़ा वर्ग भी जुड़ा हुआ था। ये आगे भी गांधी जी ने भी इसको स्वीकार किया, आगे भी। तब वैसी स्थिति में लाचार होके बिहार कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल के लोग गए थे, उसमें चंपारण के भी श्री राजकुमार शुक्ल जी भी थे, वो भी वहां गए। ब्रजकिशोर प्रसाद वकील जो प्रसिद्ध थे बिहार के, और आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर थे, उन लोगों ने गांधी जी से बात की। गांधी जी बिल्कुल ही रिलक्टेंटली यहाँ चंपारण आने को तैयार हुए, इसलिए कि उनके पास चंपारण का कोई ज्ञान नहीं था। इसको वो डिस्कवरी ऑफ ये माय एक्सपीरियंसेस विद ट्रुथ में बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं। उनको चंपारण की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं था, उन्होंने नील का बट्टा देखा नहीं था, नील के बारे में सुना भर था। येन किन प्रकार वो चंपारण आए। चंपारण आए तो उन्होंने भारत की आत्मा को तो यहाँ चंपारण आने के पहले पटना में देख लिया, जब राजेंद्र बाबू के यहाँ उनके नौकर ने उनको घर के भीतर नहीं जाने दिया। ये आप देख लीजिए। उसके बाद वो वहां से मजहरुल हक साहब, देखिए दिस इज ऑल्सो ए कंट्रास्ट। ये मैं एकादश भावना की शील की बात करूंगा अभी 5 मिनट बाद, तो मैं बताऊंगा। वहां मजहरुल हक साहब के साथ रहे, उनसे मिल, फिर उनके परामर्श से वो पटना आए और मुजफ्फरपुर आए, और उन्होंने मुजफ्फरपुर में आचार्य जेबी कृपलानी को आने के पहले एक तार दे दिया। वो आए, मुजफ्फरपुर रात में पहुंचे, और यहां देखिए कंट्रास्ट। सम पीपल, यंग स्टूडेंट्स जो कि अनुशीलन समिति से जुड़े हुए लोग थे, वो लंगत सिंह हॉस्टल में थे, और उन्होंने रात को 2 बजे गांधी जी को मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म पर रिसीव किया। आवाज न हो, बग्घी को वो अपने कंधों पर खींच के ले आए, और यह बग्घी, जैसा कि आपको के दत्ता ने अपनी किताब गांधी जी इन बिहार में लिखा है, श्यामनंदन सहाय की थी, जो बाद में ये बिहार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी बने। और वहां से वो लोग उनको लेके लंगत सिंह हॉस्टल गए। वहां उनको रहने से बेहतर समझा गया कि प्रिंसिपल मलकानी के पास रखा जाए, उनके घर में। अगले दिन वहां के कुछ प्रसिद्ध वकील जैसे रामनवमी बाबू लोग भी उनके पास गए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ मत रहिए, मलकानी की भी नौकरी चली जाएगी, आप हम लोगों के साथ रहिए। खैर जो हो, वो चंपारण आए। चंपारण में जो हुआ उसके बारे में आपको डॉक्टर मल ने बहुत बढ़िया ढंग से बातें समझा दी हैं। लेकिन आप देखिए, गांधी जी के अहिंसक राजनीति के 2 ही अस्त्र हैं। ये अहिंसक राजनीति है, 2 अस्त्र हैं, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत में इसका प्रथम प्रयोग चंपारण में
गांधी जी करते हैं। वे अवज्ञा करते हैं सविनय सरकार की, मैं चंपारण से नहीं जाऊंगा, और सत्याग्रह करते हैं, जांच होनी चाहिए उन कारणों की जिनके कारण यहाँ के नील के खेती के कारण यहाँ के किसानों की यह दयनीय अवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल उस समय आपको कोई सोशल मीडिया नहीं था, अखबारें भी बहुत कम थी, बल्कि पटना से चलने वाली अखबार चंपारण में 2 दिन बाद पहुंचती थी। तो जनता के पास मुंह से प्रचार करने का अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। और उस समय गांधी जी जब कचहरी जाने के लिए जहां ठहरे थे गोरख बाबू के मकान से, वो आपको मिसकॉट मोहल्ले करीब पड़ेगी, झील के उस पार, और उसमें कचहरी थी यहाँ झील के इस पार, बहुत दूर नहीं था, फिर भी 1-1.5 किलोमीटर का फासला था। उस पूरे रास्ते में एक प्रशांत भीड़ खड़ी थी, प्रशांत, एक शब्द नहीं। और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया है कि यहाँ उन्होंने अहिंसा के देवता का साक्षात्कार किया। अब देखिए यहाँ यह जो है गांधी जी कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं भारत के मुट्ठी भर माइनॉरिटी के पढ़े लिखे भद्र लोग एलीट के मूवमेंट को एक मास मूवमेंट में, एक ऑल इंडिया मूवमेंट में, एक सभी वर्गों ऑल क्लासेस को एक साथ लेकर चलने वाले मूवमेंट में। तो यहाँ ये आपको ख्याल आना चाहिए कि गांधी जी स्वदेशी के आइडिया को लेके आगे बढ़ते हैं। यह उनके नेशनलिस्ट, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का प्रतीक है। गांधी जी चंपारण आए और लंबे समय तक रह गए, बीच में गए भी। यहाँ उन्होंने जो दुर्दशा देखी, फिर उसको दूर करने के लिए वो बा के साथ, अपने बच्चे के साथ, कुछ और मित्रों के साथ दोबारा आते हैं। लंबे समय तक फिर यहाँ रहते हैं, फिर जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा यहाँ रहती है, उनके सारे सहयोगी यहाँ रहते हैं। और वे लोग घूम घूम के, जैसे लोग बैठते थे कमीशन की तरह, और लोग आके अपनी शिकायतें सुनाते थे, ऐसे चलता था। इस क्रम में गांधी जी ने देखी यहाँ की दुर्दशा। इतनी उर्वरा भूमि, जहां हम लोगों ने खुद अपने बचपन में देखा है, आलू में सिंचाई नहीं की जाती थी, आलू की खेती में। इस उर्वरा भूमि में लोग 3 महीना काम करते थे, 9 महीना बैठ के उसी को खाते थे। भयंकर गरीबी थी, भयंकर अशिक्षा थी, स्वास्थ्य और चिकित्सा का कोई साधन नहीं था। और महिलाओं की स्थिति ये थी। नूर फातिमा पटना की एक अभिनेत्री थी, उसने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो के वो रोल किया है उस महिला का। उसके पास दूसरी साड़ी नहीं थी कि वह नहा सके। यह पीड़ा उसने बा से बताई थी। तो गांधी जी ने यहां जो है एक आइडिया लिया कि जब तक हम अपने यहाँ का निर्मित वस्त्र धारण नहीं करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस समय का बिगेस्ट इंडस्ट्री था, तब तक हम देश को आजाद नहीं करा पाएंगे। और गांधी जी को सौभाग्य से लगभग उसी समय साइमल्टेनियसली 17 में ही गुजरात में एक बंगाली विधवा महिला ने चरखा का दर्शन कराया, और गांधी जी ने चरखा को वहीं से अडॉप्ट किया। और इसके पहले कि कांग्रेस उसको अपना प्रोग्राम अडॉप्ट करे, मैं आपको याद दिला दूं, अभी आप लोगों में से कुछ लोग मुजफ्फरपुर के बैठे हुए हैं। मुजफ्फरपुर के 2 लड़के जो गांधी जी के साथ चंपारण भी आए थे, जो आचार्य कृपालानी के बड़े अनुयायी थे, वो एक तो थे राम विनोद सिंह जी, दूसरे थे ध्वजा प्रसाद साहू जी। ये लोग यहाँ आए थे। उन लोगों ने आचार्य कृपालानी के सहयोग से कांग्रेस द्वारा चरखा के प्रोग्राम को एडॉप्ट किए जाने के पहले छपरा के निकट मलका चक में गांधी कुटीर की स्थापना करके चरखे से सूत का उत्पादन आरंभ करा दिया था। गांधी जी ने इसके तुरंत बाद, अब देखिए, दिस वाज द इम्पैक्ट। ये एक इकोनॉमिक एजिटेशन था पीजेंट्री का चंपारण में। गांधी जी चंपारण के बारे में कुछ नहीं जानते थे, किसी प्रेस के साथ, किसी सपोर्टर के साथ शुरू में नहीं आए थे। लेकिन यहाँ के एक्सपीरियंस के बाद लौट कर तुरंत वो खेड़ा में एक आंदोलन कराते हैं किसानों का। वो सब इमीडिएट सक्सेसफुल होता है, लगान माफ कराने, कम कराने का आंदोलन था। और उसके बाद वो फिर
सूरत और अहमदाबाद में टेक्सटाइल वर्कर्स के आंदोलन को लीड करते हैं। तो वो किसान, खेतिहर किसान से लेके मिल के मजदूरों तक को ले आते हैं आंदोलन के करीब। और जब ये चरखा का कार्यक्रम शुरू होता है तो ये उन्होंने पटना में बीएन कॉलेज के मैदान में 1920 में कहा है कि चरखा के द्वारा ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, यंग इंडिया में उस समय उन्होंने लिखा है 1920 के किसी अंक में। और उसके बाद देखिए चरखे का उपयोग करने से लाभ क्या होता है। तो सूत काटने वाले कौन हैं? कत्तिने हैं, महिलाएं हैं जो बड़े घरों की हैं, जिनको की फुर्सत है, ऊंची जातियों की हैं। और फिर सूत काटते, सूत से बुनते कौन है? बुनकर जुलाहे हैं। देखिए कंट्रास्ट ये है कि जुलाहे मोस्टली एक दूसरे संप्रदाय से आते हैं। और इस प्रकार से जिस सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना गांधी करते हैं, उसको भुनाने का मौका उनको तुरंत ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट में मिलता है। और ये ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट और फिर उसका एसिमिलेशन ऑल इंडिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, और ये पहला ऑल इंडिया मास मूवमेंट होता है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, किसान आते हैं। यह और बात है कि अभी हमारा जो उन्होंने हमको शिक्षा देने की बात की थी अहिंसा की, उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं अंदर बैठ पाए थे। हमारा धैर्य जवाब दे गया और हमने एक ऐसा काम किया कि उनको वापसी का लेना पड़ा निर्णय आंदोलन का। उसके बाद भी ये मूवमेंट ठहरता नहीं है, बैठता नहीं है। ये मूवमेंट सालों भर आपके स्वदेशी आंदोलन के चरखा और विलेज इंडस्ट्रीज के माध्यम से पूरे देश में चलता है। कांग्रेस के वर्कर सालों भर दूरस्थ गांवों तक जाते रहते हैं, कांग्रेस का पूरा प्रचार होता रहता है। और एक बात और मैं आपको कह दूं, अभी जो आंदोलन का मेन स्ट्रीम इंडिया में था उस समय हमारे भारत में, वह बिल्कुल आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट के रास्ते पर थे। आप संवैधानिक सुधारों के माध्यम से सुराज लेना चाहते थे और इसके लिए आपको स्वराज आर्थिक पहले लेना था। इसलिए आप आर्थिक रूप से अपने आप को संपन्न कराना चाहते थे। मैं आपको बताऊं, सर ने कहा कि यह विचार ही बड़ा मजाकिया जैसा अंग्रेजों को लगता था कि एक केटली में समुद्र का खारा पानी उबाल के गांधी जी कैसे इस माइटी ब्रिटिश एम्पायर को जो आधे ग्लोब पर शासन करता है हिला देंगे। वाकई ये बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन गांधी जी ने जो मैसेज दिया, क्या आप इस बात को मानने को तैयार हैं कि यह आंदोलन सिर्फ साबरमती के दांडी मार्च तक सीमित नहीं था? अरे इस चंपारण के दूरस्थ क्षेत्र में चल रहा था। इस पर आपको अनेकों किताबें उपलब्ध हैं, सारे देश भर में चल रहा था। भाई केवल चंपारण क्यों? लेकिन हाँ, चंपारण उनकी आत्मा में बसता था। और उसके बाद फिर जब आप आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जब आप क्विट इंडिया मूवमेंट में आते हैं तो वहां भी तो देखिए समाज का कौन सा वर्ग आपके साथ नहीं है। मैं एक केस सैंपल की तरह से आपको चंपारण की बात कर रहा हूं। ये नहीं कि चंपारण का हूं या बिहार में हूं तो मैं एक सैंपल स्टडी की तरह से आपसे बात कर रहा हूं। देखिए जब आपको 43 में जापानियों का ऑक्यूपेशन होता है अंडमान निकोबार में, तो वहां के जेल में 156 + 16, ये आपका जो भी जोड़ होता हो, ये रिकॉर्डेड आपको डायरेक्टरेट ऑफ बिहार स्टेट आर्काइव्स ने छापा है लिस्ट। उसके डायरेक्टर थे 2010 में डॉक्टर विजय कुमार, उन्होंने वो लिस्ट छापी है। उस लिस्ट में वो तो सारे बिहार के ही हैं, लेकिन मैं केस सैंपल स्टडी के रूप में 4 केस देखता हूं जो चंपारण का है। और इसमें 4 में 2 जो हैं वो लोएस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के हैं। ओनली 2 of them are high caste people.
तो 50% तो वहां कन्विक्ट में वो हैं जो इस कनेक्टिविटी के कारण ऐसा लग रहा है कि वर्मा सर हमारे साथ जुड़ने में असमर्थ है। मैं ईश्वर सर से अनुरोध करूंगी कि सर आगे की इस चर्चा को आप कंटिन्यू करें सर। ये बहुत ही अच्छा रहा और उनके दिल में बहुत सारे उद्गार और भाव थे, शायद तकनीक के कारणों से वो सभी अभिव्यक्त नहीं हो पाए। बहुत अच्छा लगा। प्रोफेसर राजेंद्र रंजन वर्मा जी ने एक बहुत अच्छे शब्द को आप उपयोग यहाँ किया कि प्रशांत भीड़, और वो जो मोतिहारी का प्रशांत भीड़ था, जिस प्रशांत भीड़ में कहीं ना कहीं से वो अवज्ञा के बाद भी शांति बनाए रखना और अहिंसक रहना, ये जो भाव उनके अंदर कूट कूट के भरा, इसे भरने में निश्चित रूप से मोतिहारी की वह प्रशांत भीड़ ने योगदान दिया। और बहुत अच्छे ढंग से प्रोफेसर राजेश रंजन वर्मा जी ने बताया कि गांधी जो अपनी सफलता के 2-3 सूत्रों को अपने जीवन में उतार पाया, उन सूत्रों को कहीं ना कहीं से उतारने में बिहार की इस भूमि और उर्वरा भूमि का कहीं ना कहीं योगदान रहा। और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से गांधी को पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो उनके विशेषताएं थी और उस कालखंड की जो बहुत सारी बातें थी, उसे उन्होंने रखा। बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से गांधी का तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है ही, लेकिन कई बार बिहार स्वाभिमान आंदोलन जैसे संस्था, कई बार ये होता है कि हाँ भाई, गांधी जी और बिहार, उनके यश में कहीं ना कहीं अगर बिहार का योगदान है तो थोड़ा सा उस पर भी चर्चा हो जाए, और ताकि बिहार की आने वाली पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, पुरानी पीढ़ी को भी कुछ कहने, सुनने और सीखने का अवसर मिले, जानने का अवसर मिले। शायद मैं समझता हूँ कि राजेश रंजन वर्मा जी वो फिर बीच में आए और थोड़ा सा कट गया है, तो हम सुनेंगे आगे भी उनके हिसाब से। तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा और मैं अब आगे निवेदन करता हूँ। रविभूषण सिंह जी। रविभूषण सिंह जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आद्या जी को भी इस तकनीकी कारणों से थोड़ी सी बाधा हो रही है, तो मैं निवेदन करता हूं आज के हमारे तीसरे वक्ता, विद्वान वक्ता आदरणीय रविभूषण सिंह जी को, जो इतिहास से जुड़े हैं और निश्चित रूप से उनके मन में भी इस विषय पर बहुत सारी बातें हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं। आदरणीय रविभूषण सिंह जी। रविभूषण जी, आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूं थोड़ी। हाँ, तो स्वागत है आपका। अभी ये चर्चा चल रही थी और हमारे मुझे लगता है उनका भी डेटा कनेक्टिविटी का राजेश रंजन वर्मा जी ने कहा था क्या कि वो वह दौर था जब गांधी हमारे पूरे देश की यात्रा कर रहे थे, या एक तरह से अपनी सारी बातें दूसरे जगह पहुंचाते थे, तो ये तकनीक नहीं था। लेकिन आज ये तकनीक हमें मिला है, तो इस तकनीक की बहुत सारी विसंगतियों को हमें झेलना पड़ता है। तो मैं लगता है क्या कि चलिए, तो मैं थोड़ा सा, अगर आप हमारे वरिष्ठ हैं विनोद मल जी, तो मैं इस पे कुछ बोलने के लिए आपसे ही आज्ञा लेना चाहूंगा कि देखिए, ये एक निश्चित रूप से है कि गांधी वैश्विक चरित्र है, वैश्विक धरोहर है, और पूरे उनके विचार जो है वो वैश्विक संदर्भ में बहुत ही उत्कृष्ट विचार है, और सारा विश्व उनके विचारों और उनके बताए हुए आदर्शों पर चल रहा है, और एक बहुत ही अच्छा शांतिपूर्ण और अहिंसक समाज और एक सफल समाज और एक नई जो प्रयोग भूमि रही उसकी भी चर्चा करती है। लेकिन निश्चित रूप से ये बात एक महत्व का भी रखती है कि गांधी जी को जो यश मिला, या गांधी जो गांधी बने, उसमें कहीं ना कहीं से बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा। और जाहिर है कि गांधी पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी कहिए कि दावेदारी ठोकते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार को भी थोड़ा सा ये हक बनता है कि जिस बिहार में महात्मा गांधी ने पहली अपनी प्रयोगशाला की, कहिए कि सत्याग्रह की जो प्रयोगशाला को उन्होंने बनाया, तो उन्होंने मीराबेन जी को लिखे पत्र में बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि चंपारण ने ही भारत से मेरा परिचय कराया। अब एक इतनी बड़ी बात अगर राष्ट्रपिता ने स्वयं अपने पत्र में लिखी है, तो निश्चित रूप से उनके इस यश में बिहार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, और बिहार में भी चंपारण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और फिर उस बिहार में सत्याग्रह दे करके उन्होंने पूरे विश्व से सत्याग्रह जैसे रास्ते को
उन्होंने बताया। तो निश्चित रूप से एक और तो बिहार ने कहिए कि जो गांधी पूरे संसार को दिया, वो गांधी नहीं जो गुजरात के जन्म लिए हुए थे, वो गांधी नहीं जो दक्षिण अफ्रीका में थे, वो गांधी जो इस देश में एक नया प्रकाश स्तंभ बन करके उभरे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए एक नई दिशा दी, नए प्रयोग किए। उस प्रयोग के लिए महात्मा गांधी को अगर किसी ने दिया, तो महात्मा गांधी के पथ पे, महात्मा के पथ पे अगर चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी, तो वो निश्चित रूप से बिहार की उसमें भूमिका रही, चंपारण की भूमिका रही, और उसमें भी मोतिहारी की भूमिका रही। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जैसा कि अभी हमारे कई विद्वान वक्ताओं ने बताया कि महात्मा गांधी बिहार में कई बार आए, यहाँ रहे और ये सारा कुछ किए, लेकिन जो ये सबसे बड़ी चीज रही कि अभी हमारे विनोद मल्ल जी ने भी कहा था कि उन्होंने बड़े ही भयभीत, बिना भयभीत हुए, लेकिन ये चीज थी जब वो चंपारण पहुंचे मोतिहारी में, और मोतिहारी पहुंचने के बाद जब उनके लिए कलेक्टर का आदेश थमा दिया गया कि आपके रहने के कारण यहाँ के शांति को बहुत खतरा है और आम जीवन पे खतरा बढ़ेगा, इसलिए आपको तुरंत यहाँ छोड़ देना पड़ेगा। उस समय वो जा रहे थे, हाथी पे चढ़ के 2 वकीलों के साथ वो जा रहे थे एक किसान के घर, जिस किसान ने कहा था क्या कि उसके घर को इन नीले साहबों ने लूट लिया है, हिंसात्मक ढंग से उसको पूरे बर्बाद कर दिया है। और उसी दौर में जब हाथी पर चढ़े हुए में उनको वो आदेश मिला, तो वहां उन्होंने आज्ञा मानी, और वहां आज्ञा मान के वो वापस चले आए मोतिहारी। और मोतिहारी आके फिर तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और उन्होंने अपनी बातें रखी कि हाँ भाई, मेरे यहाँ रहने से किसी प्रकार शांति को खतरा तो नहीं है, और मैं यहाँ आया हूं इन किसानों के बुलावे पे, जिन किसानों पर इतनी सारे अत्याचार की सूचनाएं हैं और अत्याचार हो रहे हैं। और जब उस तारीख को, बड़ी महत्वपूर्ण तारीख थी, वो कहिए कि 18 अप्रैल को ये कहिए कि ये केस चला, और तब उन्हें कहा गया कि ठीक है, 100 रुपए के मुचलके पे आपको जमानत दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं तो 100 रुपए नहीं दूंगा, आपको जो आगे का आदेश देना हो दें। और उसके बाद फिर वो मुलतवी हो गया निर्णय, और 2 दिनों के बाद फिर कोर्ट जब आया तो उन्होंने कहा क्या कि हाँ, यह केस हम वापस ले लेते हैं। और गांधी की सफलता का ये पहला हुआ, और उस दिन जो उस कोर्ट में महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे, बिहार के मोतिहारी के उस कोर्ट में जो महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे का सिंह घोष हुआ, वो पूरे देश में गांधी को यशस्वी बनाने के लिए सबसे पहला कदम हम समझते हैं कि रहा। ठीक है, ये हम उनको अपनी सीमाओं में नहीं बांधना चाहेंगे, लेकिन बिहार के इस महत्व और गर्वीले क्षण को भी हम याद करना चाहेंगे। मैं आगे बातें बोलता रहूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि बीच में हमारे रवि भूषण जी आ गए हैं। अब अगर आप अपने विचार रखें तो अच्छा रहेगा। आदरणीय रवि भूषण जी। जी सर्वप्रथम तो मैं अग्रज और हमारे इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन बहुत बड़े शुभचिंतक डॉक्टर संजय पंकज जी के देहावसान पर, परलोक गमन पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज अगर संजय जी रहते तो बात ही कुछ और होती, उनके विचारों को सुनने का बड़ा ही मौका मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। पिता के अवसान का पुत्र के लिए जो क्षति होती है, उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मेरी अधिक श्रद्धांजलि, बिहार स्वाभिमान का आभार। इतिहास पढ़ने, पढ़ाने और गढ़ने की सामूहिक क्षमता रखने वाले हमारे आदरणीय प्रोफेसर राजेश वर्मा सर, नाम के अनुसार कारुण्य रस और माधुर्य से परिपूर्ण हमारे डॉक्टर, आज हम सभी के बीच जो सबसे भाग्यशाली व्यक्तित्व कहें, जो जब मन करता है साबरमती आश्रम में टहलाते हैं, जब मन अशांत होता है तो जाकर गांधी को देख लेते हैं, महसूस करते हैं। हमारे आदरणीय पूर्व पुलिस पदाधिकारी सर, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं कनिष्ठ हूं, यह मेरा सौभाग्य है। आपने जो देखा, आपने गांधी को जिस तरह देखा, जिस तरह पढ़ा पढ़ाया, आज मैं भी महाविद्यालय में हूं और गांधी के विचारों से जब विद्यार्थियों से कोई बात होती है और गांधी को वहां मैं अनुपस्थित देखता हूं तो थोड़ा मैं हिर जाता हूं। आज 30 जनवरी है और संयोग से मैं शीर्षक से आप सबों की अनुमति से एक बात कहना चाहूंगा कि आज संपूर्ण भारत अपने महान सपूत गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
एक और दूसरी ओर मित्र राष्ट्र नेपाल। ये एक कोइंसिडेंस या एक संयोग है कि 30 जनवरी और वहां का विक्रम संवत के अनुसार जो कैलेंडर चलता है, वहां 16 गते, माघ 16 गते, विक्रम संवत माघ 16 गते, वहां भी शहीद दिवस मनाया जाता है। यह दोनों देशों की मित्रता और दोनों देशों के संबंधों को भी उजागर करता है। तत्कालीन राणा शासन की क्रूरता के विरुद्ध में वहां के लोगों ने जो एक आंदोलन चलाया और वहां के लोगों को राणा सरकार ने पेड़ों से लटकाकर गोली मारी, की आवाज को दबाना चाहा। लेकिन आज गांधी के ही विचारों से प्रेरित वहां के लोगों ने, गांधी की हत्या सिर्फ एक भारतीय की हत्या नहीं थी, मोहनदास की हत्या नहीं थी। हालांकि सही है कि वह देह की हत्या थी, विचार की हत्या नहीं हो सकी। गांधी कोई एक चित्र नहीं कि हम इरेजर से उनको मिटा दें। तो गांधी का इतना व्यापक मनुष्यता के, जैसे वर्मा सर ने कहा कि सब लोग गए लंदन, तो सब गए, सब पढ़ के आए, सबने वकालत शुरू की। गांधी ने जो लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, तो ये बिल्कुल उन्होंने कथनी और करनी जो उन्होंने कहा वो किया। वो गरीब परिवार से नहीं आते हैं, गांधी जी गरीब परिवार से नहीं आते हैं, लेकिन गरीबों की जो चिंता, दुखियों की जो चिंता, जो वंचित वर्ग था। मेरे अपने अध्ययन का भी विषय रहा है, जिसे मनोहर माल गांवकर ने किताब लिखी है, द मैन हु किल्ड गांधी। उस किताब में उन्होंने गांधी के हत्यारों की जो बातें कही है, वह कहीं से भी किसी भी दृष्टिकोण से, आज भी मैं कहता हूं कि भारत आज 2 भागों में, आप लोगों ने केंद्रित बात की थी, विषय पर केंद्रित करके बातें की थी, और आप लोग केंद्र में रहे, या केंद्र में रहना इतना आसान नहीं होता है केंद्रित करना। मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूं कि गांधी के व्यक्तित्व को कलंकित, दुष्प्रचारित करने का जो प्रयास चल रहा है, वह प्रयत्न होना चाहिए, चाहे माध्यम जो कुछ हो, कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था भी जब गांधी जीवित थे जो उनसे प्रभावित नहीं हुआ। क्या जब कॉलेज में विद्यार्थी थे तो क्या वो गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे? क्या उन्होंने गांधी को अपना नेतृत्व, अपना नेता नहीं माना था? सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें फादर ऑफ द नेशन नहीं कहा था? सबने गांधी में अपनी आस्था जताई थी। कुछ लोग समय के पीछे दौड़ते हैं, कुछ समय के आगे चलते हैं। गांधी की वह क्षमता थी कि वो समय के आगे चले। यह भी पढ़ा किसी ने कहा कि गांधी ने जो भी आंदोलन चलाया, गांधी जी का चलाया हुआ आंदोलन अपने आप में सफल असफल यह इतिहास इसका जज करेगा, लेकिन गांधी मनुष्यता के पर्याय थे। गांधी जी ने मनुष्यता के हित अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जहां वो भारतीय राजनीति के पृष्ठ पर उदित होते हैं, और 1917 में इसकी चर्चा भी हमारे आदरणीय सर लोगों ने की कि 1917 में वो चंपारण आते हैं। चंपारण में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अफवाहों की भी भूमिका होती है। अफवाह, आज जहां अफवाह से बहुत कुछ नष्ट होता जा रहा है, उस समय जो अफवाह गांधी जी के विषय में, खासकर उनकी चंपारण यात्रा के दौरान कहीं इतिहास में है, जो कुछ किया गया कि क्यों वो जब मुजफ्फरपुर से चलते हैं, मोतिहारी पहुंचते हैं और उस बीच में ट्रेन रुकती है, लोग गांधी के जयकारे लगाते हैं, लोग उनको देखने के लिए, एकाएक ऐसा क्या हो गया था? ऐसा कहां से लोगों की बड़ी ये हुजूम कहां से उमड़ पड़ा था गांधी को देखने के लिए? क्योंकि जैसा सर ने कहा कि कोई पत्रिका तो 2 दिन बाद आती थी, तो गांधी के विषय में लोग जानते नहीं थे। फिर भी गांधी को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े, और बाद में गांधी जी को जो चंपारण में जो सहयोग मिला,
गांधी जी ने जो अपनी दृढ़ता दिखाई, गांधी जिद्दी तो थे, और जिद्दीपना, जैसे जेलसी एक शब्द है, और जेलसी शब्द को लोग नेगेटिव मानते हैं, मैं मानता हूं कि जेलसी एक पॉजिटिव शब्द है, क्योंकि हम जेलस उस चीज से होते हैं जो हम प्राप्त नहीं कर पाए रहते हैं। हम कभी बेगर से, पॉवर से जेलस नहीं होते हैं, हम जेलस होते हैं समृद्धि से, सफलता से। उसी तरह यह अफवाह जो है गांधी जी के जीवन में, गांधी जी के जीवन में अपना एक असर छोड़ता है, और गांधी जी को लगता है, गांधी जी की एक आवाज में जब इतने लोग जमा हो जाते हैं तब गांधी को लगता है कि यहां कुछ किया जा सकता है, और वहां से गांधी का एक दूसरा व्यक्तित्व सामने आता है। यह ठीक है कि गांधी अफ्रीका में उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी, वहां आर्बिट्ररी में उन्होंने सफलता भी पाई थी, लेकिन भारत में उनका जो एक शुरुआत हुआ, भारत में जो शुरुआत हुआ, वह उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। चंपारण से ही, मैं भी चंपारण से हूं, बड़ा सर ने कहा कि हम लोग चंपारण के हैं। मैं जब 7वीं क्लास में मोतिहारी पढ़ने आता था, दूर से 27 किलोमीटर दूर से, तो स्टेशन पर गांधी की मूर्ति, गांधी के वो चित्र हम लोग देखते थे, उस पर लिखा रहता, जो कुछ लिखा रहता था। यह भी सत्य है कि गांधी बाइबल से ज्यादा प्रभावित थे, उन्होंने बाइबल भी पढ़ा था। आज उन चित्रों का कुछ नया ही रूपांतरण किया गया, लेकिन उन चित्रों को हम कब से देखते हैं। बात मैं कर रहा हूं 1984, 83 से कर रहा हूं, और गांधी को देखते सुनते पढ़ते हम लोग कनेक्ट होने में असमर्थ थे। हाँ सर, मेरी आवाज नहीं है? रवि सर, हेलो, हाँ रवि सर कंटिन्यू, आगे रहे जी। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है जी। क्या मैं, अच्छा, तो इस चीज को देखते पढ़ते सुनते हम लोग चले आ रहे हैं, लेकिन गांधी को जिस तरीके से एक ड्वार्फिस करने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है, वह सफल नहीं होगा। मैं भी जानता हूं वह सफल नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। गांधी एकमात्र ऐसी शख्सियत थे जो विभाजन के विरुद्ध थे। जब माउंटबेटन ने विभाजन की रूपरेखा के लिए, उस पर बातचीत के लिए 5 तत्कालीन शीर्ष नेताओं को बुलाया, नेहरू, पटेल, सरदार रहमत अली जिन्ना, तो शायद सबको बड़ी जल्दी थी विभाजन की। एक घर का बुजुर्ग जो उस घर का रखवाला हो, वह अंत तक स्वीकार्य नहीं, उसे विभाजन स्वीकार नहीं होता। अपने घर परिवार में भी हम देख सकते हैं। गांधी ने उसे स्वीकार किया, और दुर्भाग्य है कि आज गांधी को ही विभाजित करने की बात चल रही है। हमारे सामने इतिहासविद बैठे हुए हैं। जिस गांधी ने विभाजन का सदैव विरोध किया, आज गांधी विभाजित हो रहे हैं। यह इससे बड़ी अपने देश के लिए दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। जैसे कि हमारे पुलिस पदाधिकारी मा साहब ने कहा था, वैसा ही कुछ हमारे दिनकर लिखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय में शायद लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय संस्कृति पर इतनी अधिक दिशाओं में प्रभाव डाला है कि उनके समस्त अवदान का सम्यक मूल्य निर्धारित करना किसी के लिए संभव नहीं दिखा। बात खान पान की हो, रहन सहन, भाव विचार, भाषा शैली, परिच्छेद और परिधान, दर्शन और सामाजिक व्यवहार, धर्म कर्म, राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता, भारत में आज जो भी आचार या विचार प्रचलित हैं, उनमें से प्रत्येक पर कहीं न कहीं गांधी की छाप है। प्रशंसकों की बात तो छोड़िए, आलोचकों के भीतर भी की गरी पैठ है। तो गांधी जी का जो इतना सरलतम व्यक्तित्व, राजा राव की पुस्तक आई थी 30 के दशक में, कांतापुरा, वह बिल्कुल गांधी जी को समर्पित है, उनके नेतृत्व को समर्पित है। समग्र आंदोलन, समस्त भारतवर्ष को जगाने का अगर किसी ने काम किया,
तो वह मोहनदास करमचंद गांधी ने किया। वो विद्वान नहीं हो सकते, या जरूरी नहीं है वो विद्वान नहीं हो सकते थे, लेकिन उनकी कर्मठता, उनकी जो कार्यशैली थी, उस कार्यशैली ने भारत के भाग्य को निर्धारित किया। उनकी देह को गोली मारी गई थी, उनकी आत्मा को नहीं। उनकी आत्मा आज भी, शायद अंधेरे में भी, अगर हम गांधी को सुने तो सुन सकते हैं। उनके विचारों से कहीं हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो दो चीजें हैं, उनका जो दो प्रयोग हुआ सत्याग्रह के दौरान, यह नया नहीं था। अहिंसा परमो धर्मः और सत्यम वद, ये कोई नया हमारे वेदों में है, हमारी संस्कृति में है, सब है, लेकिन आखिर का प्रयोग तो किया उन्होंने, तो इसका श्रेय तो उन्हें जाता है। और गांधी को जीना इतना सरल नहीं है, दुर्भाग्य है। हमारा नेतृत्व, संपूर्ण नेतृत्व, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, संपूर्ण नेतृत्व आज गांधी को जीने में विफल है। आगे चर्चा होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नहीं, बहुत अच्छा रहे भूषण जी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से उन सारी पृष्ठभूमि का उल्लेख किया जिस पृष्ठभूमि के अंतर्गत महात्मा गांधी ने पूरे देश को और अपने कहिए कि योगदान अवदान को सम्मुख रखा, सफल हुए। बहुत अच्छा रहा ये। और एक चीज इसमें जो बड़ी अच्छी चीज रही, चूंकि इसमें उनके यश की वृद्धि में कहीं ना कहीं बिहार का योगदान रहा हो, तो निश्चित रूप से एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे यहाँ पर। आदरणीय सारे देख रहे हैं, हमारे काफी लोग फेसबुक पे भी और हमारे ये पटल पे भी हमारे सारे विद्वान हैं, कि गांधी को बिहार ने ही सबसे पहले एक वैसा सत्याग्रही दिया जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और गांधी के यश वृद्धि में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका है आप सभी जानते हैं। तो हम इस दायरे में बांधना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज के दिन निश्चित रूप से अपने आप को कहीं ना कहीं गांधी से जोड़कर हम लोग खुद को गौरवान्वित अनुभव करना चाहते हैं, खुद को उस गर्व से जीना चाहते हैं बिहार के लोगों के, बिहार स्वाभिमान आंदोलन के अंतर्गत, कि ऐसे महापुरुष को कहीं ना कहीं यश और यश वृद्धि में बिहार की छोटी सी भूमिका हो, बड़ी सी भूमिका, लेकिन भूमिका रही है। तो राजेंद्र प्रसाद जैसे सत्याग्रही उनको मिले, जिन्होंने उनके पूरे जीवन में उनके आदर्शों को उतार के रखा। उनकी मृत्यु के बाद भी वो बिल्कुल बिहार का गांधी बन के रहे और उनके यश को हमेशा बढ़ाते रहे। दूसरा स्थान निश्चित रूप से है कि बिहार में जो दरभंगा है, मुजफ्फरपुर की चर्चा हो गई, मोतिहारी की चर्चा हो गई, बेतिया की चर्चा भी हो गई, लेकिन एक जगह है दरभंगा, जहां दरभंगा ने भी महात्मा गांधी को उनके यश को आगे बढ़ाने में, महात्मा गांधी के यश प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने में दरभंगा महाराज की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। आज भी दरभंगा महाराज के उस हवेली में वो सारी जगह बचे है, वो टब बचा है जहां महात्मा गांधी ने स्नान किया था, और वो टब को विश्वविद्यालय में रखा गया है। ऐसे कई हम प्रसंगों के चलते रहेंगे, लेकिन एक बार और मैं चाहता हूं कि अगर आदरणीय डॉक्टर विनोद मल जी कुछ और अपनी बात कहना चाहें तो उनका सादर स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से देर हो गई, लेकिन संक्षेप में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, और वो है कि जो हमारा संविधान है, क्योंकि गांधी के बारे में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में आज के समाज के लिए, आज के देश के लिए गांधी किस तरीके से महत्वपूर्ण है, किस तरीके से प्रासंगिक हैं, क्योंकि उनको हमें आगे लेकर के इस देश की दिशा तय करनी पड़ेगी। बिना गांधी के सिद्धांतों के, मैं नहीं कहता हूँ कि गांधी में कमियां नहीं थी, गांधी में वो इंसान थे और उनमें भी कमियां थी जैसी कि हर इंसान में होती है, लेकिन उनको एक दिशा निर्देशक के रूप में लेकर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक बात कहना चाहूंगा कि गांधी को मिटाने की कोशिश निश्चित रूप से हो रही, खासकर आज की तारीख में बहुत सारी कोशिश हो रही हैं। आज भी एक फिल्म कोई रिलीज हुई है, वो कि मैंने गांधी को क्यों मारा, नाम एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, इस तरह की कुछ फिल्म है। इस तरह के प्रयास लगातार होते रहे, लेकिन ये बात यह है कि जो लोग इनको गांधी को मिटाना चाहते हैं, पहली बात तो गांधी से डरते हैं। आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले आजादी की लड़ाई में भी गांधी से डरते थे, गांधी के सामने कभी टिक नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास न तो आत्मिक बल था, न तो आत्मविश्वास था, न आध्यात्मिक बल था। और आज भी वो गांधी से डरते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डर उनको जो है, उनकी विचारधारा को, उन लोगों को गांधी से है, इसलिए गांधी को मिटाने की कोशिश ये लोग करते रहे। लेकिन जो सबसे मैं थोड़ा सा एक आशा की किरण देखता हूँ कि पिछले 5-1 सालों में जिस तरीके से गांधी के लिए लोग अपनी
पसंद, अपनी जो एक समर्थन उनकी विचारधारा की इतना खुल के रखने लगे हैं, एक बहुत ही उम्मीद जगाता है। पहले हम लोग गांधी हमारी जिंदगी का हिस्सा थे और कभी उसको गांधी के लिए जो अपनी जो एक सपोर्ट थी, समर्थन था, जो कनेक्ट था, उसको हम बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे बिकॉज इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन अब जरूरत पड़ी है कि उसको खुल करके बोला जाए और सबसे बड़ी खुशी की बात है, जैसे आज ही हम गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, आज से 10 साल 20 साल पहले हम बात नहीं करते थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी खड़ी हो गई हैं जिसमें गांधी की बात करनी पड़ेगी। और पिछले दिनों जो हिंदुस्तान में जो दो सबसे बड़े आंदोलन, सफल आंदोलन हुए, उसमें गांधी की प्रेरणा निश्चित रूप से रही है। पहला आंदोलन जिसकी मैं बात करूंगा वो है जो अभी किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन ने जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन, कोई सहमत हो असहमत हो, किसानों की मांगे सही थी गलत थी वो एक अलग बात है, लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना, जो अहिंसा का रास्ता चुना, वो काबिले तारीफ है। जो सत्याग्रह का रास्ता चुना वो काबिले तारीफ है और वो दिखाता है कि गांधी किस तरीके से आज की तारीख में भी बहुत ही प्रासंगिक है। और देश में अगर कोई आंदोलन खड़ा करना है तो गांधी के सिद्धांतों को लेकर के चलना पड़ेगा। दूसरा है जो एंटी सीए मूवमेंट था। याद है कि दिसंबर 19 में जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ और कहीं कहीं पे हिंसा हुई, उत्तर प्रदेश में, याद मैं गोरखपुर में उस समय था, गोरखपुर में कुछ हिंसा हुई और तुरंत वो पुलिस फोर्स के द्वारा आंदोलन बिल्कुल दबा दिया गया था। लेकिन जैसे ही आंदोलन, वो शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ, शाहीन बाग एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है, वो आंदोलन बहुत लंबा चला और निश्चित रूप से उसने सरकार पे और जो भी जो चीजें थी, व्यवस्था थी, उसके ऊपर प्रभाव डाला। ये एक बात कहना चाहूंगा। और गांधी की प्रासंगिकता, ये बहुत बड़े दो उदाहरण हैं जो दुनिया के सामने हैं। और दूसरी बात जो एक मैं कहना चाहूंगा और उसके बाद अपनी बात मैं पूरी करूंगा, वो कि हिंदुस्तान का जो संविधान है और हिंदुस्तान के संविधान का जो निर्माण हुआ है, वो आजादी की लड़ाई के जो मूल्य रहे। अगर 1931 का कराची सेशन का हम अगर वो देखें, रिजोल्यूशन देखें, इसको नेताजी ने और नेहरू जी ने बनाया था, और इसके साथ साथ जो आजादी की लड़ाई में जो मोतीलाल नेहरू का, चित्तरंजन बोस का, सी चित्तरंजन दास का, सी के दास का जो पूरी प्रक्रिया रही है, वो संविधान में होकर के आती है। और वहां पे मैं ये भी कहना चाहूंगा, गांधी के आध्यात्मिक बैकग्राउंड की मैंने बात की, जो हिंदुस्तान के संविधान में जो सेकुलर वर्ड लिखा गया है वो बेसिकली सर्वधर्म समभाव है। और यहाँ पे मैं गांधी का बुद्ध से कनेक्ट की बात की, मैंने जैन ट्रेडिशन से कनेक्ट की बात की। शायद वो हिंदुस्तान के एकेश्वरवाद की जो परंपरा थी उसके एक बहुत बड़े प्रतिनिधि गांधी थे। और अगर 20वीं शताब्दी में अगर हम किसी एक बड़े कबीर की बात करें कि सबसे बड़ा कबीर 20वीं शताब्दी में कौन हुआ, तो मैं निसंकोच कहूंगा कि वो गांधी थे, जो एक रिवोल्यूशनरी के रूप में आते हैं और एकेश्वरवाद को लेकर के आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कभी धर्म और आध्यात्मिकता के ऐसे खुल के बातें नहीं की। उनके जीवन की जो शैली थी, जीवन की जो रीति थी, उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उनकी जो सामाजिक सोच थी, उसमें एकेश्वरवाद था। और आप देखेंगे कि कबीर एकेश्वरवादी थे और बहुत ही दृढ़ता के साथ उस समय कर्मकांड का और इन सब चीजों का कबीर ने विरोध किया था। गांधी एग्जैक्टली वही करते हैं 20वीं शताब्दी में, और उतने ही आत्मविश्वास के साथ में। जब हमारे संविधान में सेकुलर वर्ड आता है, उसका मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं होता है, उसका मतलब होता है सर्वधर्म समभाव। और वह सर्वधर्म समभाव है जो एक इवोल्यूशन 2000 साल का, 3000 साल का हिंदुस्तान का हुआ है, उस इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है, जिसमें सारी एक प्लूरल ट्रेडिशंस आती हैं, सारे धर्म आते हैं, सारी परंपराएं आती हैं। हिंदू 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 ट्रेडिशन के, हिंदू परंपरा के जो अलग अलग रंग रहे हैं, हिंदू ट्रेडिशन कोई मोनोलिथिक ट्रेडिशन नहीं है। उसमें आप पूरा देखेंगे कि अगर फिलोसफी लें तो 9 फिलोसफी हिंदू ट्रेडिशन में आती, उसका जिक्र नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, गांधी उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। और हिंदुस्तान के संविधान में जो सेकुलर वर्ड आया है वहीं से आता है, कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एक शब्द में वहां पे आया है। और आखिर में गांधी जब नेहरू को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं तो एक चीज बहुत ही जोर दे करके कहते हैं कि नेहरू को उत्तराधिकारी मैं सिर्फ इसलिए बनाना चाहता हूँ, यह आदमी हिंदुस्तान को सबसे अच्छी तरीके से समझता है। हिंदुस्तान की सिर्फ राजनीति नहीं, हिंदुस्तान का समाज, हिंदुस्तान का धर्म, हिंदुस्तान की आध्यात्मिकता। और नेहरू के लेखों में भी वो चीज बार बार आती है और गांधी का प्रभाव और गांधी की जीवन सोच उसमें दिखती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गांधी किस तरीके से आज के समाज के लिए प्रासंगिक। हमने एक आंदोलन चलाया था जो फेसबुक पर आप लोग देखेंगे, इसको बुद्ध से कबीर तक बोलते हैं, बुद्ध से कबीर तक, और वो इंडियन डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म से जुड़ा हुआ है। और वो जब आंदोलन चला बुद्ध से कबीर तक,
तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से उसमें गांधी आ जाते हैं और वो गांधी तक वो पूरा थीम है उसका, वो गांधी को एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में लेकर के आगे बढ़ता है। तो गांधी हम सबकी प्रेरणा है और गांधी से हमें बहुत सीखना है। गांधी में कमियां रही हैं, खुल करके हमको देखना है, ईमानदारी से देखना है, लेकिन उससे गांधी ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा सर, जी। बहुत ही सुंदर आपने दिया सर। और ये बहुत ही अच्छी बात सर ने कही कि जो गांधी ने जो अपनी प्रासंगिकता आज के दौर में भी सिद्ध की है और उन्होंने संविधान में कुछ ऐसे मूलभूत तत्वों को समाविष्ट किया, उसमें बहुत बड़ी महात्मा गांधी की भूमिका रही। और फिर मैं एक यहाँ से आंदोलनों की जब चर्चा हुई तो उसके पहले ये कहना चाहूंगा, ये बात आदरणीय मल साहब ने कहा कि हाँ गांधी जी भी मनुष्य थे, निश्चित रूप से थोड़ी बहुत उनमें कमी रही, लेकिन आइंस्टीन ने कितनी अच्छी बात कही थी कि आने वाली पीढ़ी को बहुत ही मुश्किल से विश्वास होगा कि ऐसा एक आदमी, कभी हार मांस का बना हुआ एक आदमी भी कभी हुआ करता था जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। और जब आंदोलन की चर्चा चलती है तो एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर सच पूछा जाए तो महात्मा गांधी के बाद उनके पथ पे, उनके बताए रास्ते पे जो आंदोलन चला, वह आंदोलन भी बिहार से उठा था और 1974 का वो आंदोलन था जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया और जिसने ये बता दिया था कि गांधी का जो रास्ता है वो रास्ता आज भी उतना ही शक्तिशाली है। गांधी का जो बताया हुआ मार्ग है वो आज भी उतना ही शक्तिशाली है जो किसी भी सत्ता को बदल सकता है, किसी भी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की मुख्य भूमिका में आ सकता है। तो ये बहुत चर्चा रही और मैं चाहूंगा कि शायद कुछ हमारे राजेश रंजन वर्मा जी, अगर आपका कुछ छूट गया हो तो हम 1-2 मिनट में उसको समापन करेंगे, क्योंकि समय हम लोगों का लगभग समापन की ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद सर। ऐसा है कि सारी बातें तो आपने और डॉक्टर मल ने कही दी हैं। ये सर्वधर्म समभाव की जो बात हुई वो सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी ने जो 10 शील के सिद्धांत थे उसमें यह एक 11वां जोड़ा सर्वधर्म समभाव, और तब आता ही एक आदर्श सेवा भी नम्रत्व व्रत निश्चय। तो इसमें दो मत कहीं नहीं है। और इसी पर मैंने जोर दिया था कि उन्होंने इस आंदोलन में स्वदेशी और चरखा के माध्यम से दो परस्पर विरोधी ध्रुवों को एक साथ लाने का काम किया था। और आगे चल के भी देखिए, वो बिहार आखिरी बार 47 के मई महीने में आते हैं, 1947 के पटना जिले में ज्यादा उनका प्रवास है और वहां उन्होंने बार बार इसकी चर्चा की है। और बीच में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, गांधी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था या हमारा राजनीतिक आंदोलन चल रहा था, वह उस समय कुछ इस तरह का था कि सरकार किसी की हो, वो आपको कॉलोनियल गवर्नमेंट हो, ब्रिटिश क्राउन की गवर्नमेंट हो, लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय आपदा आए, जैसे कि बिहार में 1934 की आपदा आई, तो गांधी जी अपने समग्र नेताओं के साथ बार बार बिहार आए, चंपारण आए, और यहाँ आने के बाद उन्होंने समाज के सबसे दबे कुचले और अस्पृश्य वर्गों के लिए भी नए आवास की योजना बनाई, उनके लिए उनके साथ सह भोज के कार्यक्रम किए। और मैं अब आपको क्या कहूँ, जब यहाँ आपको नमक आंदोलन का जो कार्य चल रहा था, उस समय यहाँ की टुकड़ियों में अस्पृश्य लोग अवश्य रहते थे, ये आप ध्यान रखिए, और माला पहनाने वाले लोगों में हमारे संप्रदाय के उच्च वर्गीय लोग अवश्य रहते थे। गांधी जी उन लोगों से जरा पृथक थे जो इसकी राजनीति करते हैं। उन्होंने खुद स्कैवेंजिंग की है सर, अपनी पत्नी से। राजेश रंजन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि गांधी ने इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छा तारतम्य बिठा के रखा था। एक तरफ ऊंची जाति के लोग थे, दूसरी तरफ नीची जाति के लोग थे, उनके कर्म के आधार पर अलग अलग बंटवारा भले था, लेकिन गांधी ने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जिस आदर्श में दोनों को ही समान मिला और सामंजस्य मिला, समन्वय मिला। अंत में मैं ये समापन करने के पहले एक चीज और करना चाहूंगा, क्योंकि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पटल पे आप सभी आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, महात्मा गांधी के ऊपर बड़ी सार्थक और बड़ी गंभीर चर्चा हुई। निश्चित रूप से हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से या इस पटल के माध्यम से, कहीं ना कहीं उनको जरूर एक बार महात्मा गांधी के प्रति मन में ये श्रद्धा होगी कि हाँ, हमारे देश में, हमारे बिहार ने
और हमारी भूमि ने महात्मा गांधी जैसा हीरा पूरे विश्व को दिया, जिसके मानक आदर्शों पे आज भी विश्व अपने शांति और अपने मन की शांति, राज्य की शांति, राजनीतिक शांति, सामाजिक शांति, आध्यात्मिक शांति, सारी शांतियों को वो प्राप्त कर सकता है। और चलते चलते ये एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा कि अभी चर्चा हमारे डॉक्टर विनोद मल्ल जी ने की कि उनके निधन और शहीद दिवस के लिए, तो यहाँ पर फिर मैं एक बार बिहार को लेकर आना चाहूंगा कि गांधी जी को ये भी आज कई चर्चा है। गांधी जी को ऐसा नहीं है कि 1948 में ही उनके हत्या की बात हुई और उनकी हत्या हो गई। उसके पहले भी अगर इतिहास कहता है, सही बात है, तो 6 बार उनकी हत्या के प्रयास हुए। बिहार में भी उनकी हत्या का प्रयास हुआ और सबसे पहला प्रयास बिहार में उनकी हत्या का हुआ, लेकिन इतिहास में वह पन्ना पीछे पड़ गया है। आज उस पन्ने को हम लाना चाहेंगे कि बिहार ने महात्मा गांधी के जीवन की रक्षा की और ऐसी रक्षा करने वाले वो शख्सियत था बत्तख मियां साहब। और बत्तख मियां अंसारी जैसा व्यक्ति जिसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी, जो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर रहा था, और उसी अंग्रेजों के यहाँ और उनको इरविन साहब ने, जो वहां के मोतिहारी के जितने सारे ये नीलहे ठेकेदार थे, उन सबों का वो नेता था इरविन। और उसने सोचा कि ये झंझट ही खत्म कर दो, इसको जहर मिला करके खिला दो और ये मामला यही सलट जाएगा और हम लोग ऐसे परेशान आदमी से बच जाएंगे। और ये जहर मिलाने का दायित्व दिया गया बिहार के उस बत्तख खां अंसारी को। बत्तख खां अंसारी के सामने बड़ी विकट स्थिति थी, उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब वो कप देने की स्थिति आई तो उस बत्तख खां अंसारी ने वहां पे उसका स्वाभिमान, उसका बिहारीपन, उसका देश के प्रति महात्मा गांधी की आने वाली समय की कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने, उसकी आंखों ने भविष्य के सपने देखे कि इस आदमी की हत्या अगर हो जाएगी तो हमारे पूरे देश के नैतिक मूल्यों की हत्या हो जाएगी। और उस छोटे से आदमी ने वो जहर उन्हें नहीं दिया। बाद में बात खुली और उनको उनकी जमीनें ले ली गई, उन्हें हत्या कर दी गई, बहुत सारी चीजें हैं। आज वो बत्तख खां अंसारी इतिहास के पन्ने में कहीं दब गए हैं। उनकी हत्या की चर्चा करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनकी प्राण की रक्षा करने वाले, महात्मा गांधी के प्राण की रक्षा करने वाले उस बिहार के व्यक्ति की चर्चा भी होनी चाहिए और पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए, विश्व तक पहुंचनी चाहिए। बिहार ने यह काम भी किया। तो आइए इसी के साथ मैं अब आद्या को आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें और फिर हम इस कार्यक्रम को संपन्न करें, क्योंकि 1 घंटे के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा था। लेकिन बहुत खुशी की बात है, लगभग हम लोग 1 घंटे 20 मिनट से चल रहे हैं। और आद्या जी, हम चाहेंगे कि अब इस कार्यक्रम का समापन हो और आप धन्यवाद ज्ञापन करें। जी ईश्वर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के साथ आप तमाम वक्ताओं का मैं आद्या सिन्हा धन्यवाद करती हूँ कि अब बिहार स्वाभिमान जुड़ने के लिए और महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर इस संध्या पर जुड़ने के लिए आप तमाम वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर अगले कार्यक्रम में मिलेंगे और उम्मीद है कि इसी तरीके से आगे भी बने रहेंगे। बहुत अच्छा रहा डॉक्टर विनोद मल्ल जी, आप अपने सौभाग्य में हमारे